हेलो फ्रेंड्स, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी सीरीज को कंटिन्यू किए हैं। इसमें आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और थर्ड पेपर का जो री एग्जामिनेशन हुआ था वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। तो इससे पहले एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। हम जो है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन ये लिए हैं, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और हम आपको एक बार और ये बता दें कि ये जो है आपके एग्जाम के लिए जो मेन पेपर जिसका सब्जेक्ट है एसएसटी में और जनरल पेपर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। नवीनीकरण मतलब समझिए, नवनीकरण मतलब समझिए कि वो चीज जिसे हम दोबारा बना सकते हैं उसे हम नवनीकरण बोलते हैं। अनवनीकरण किसे बोलते हैं? जिसे हम दोबारा बना नहीं सकते और उसका निरंतर उपयोग हम नहीं कर सकते। अगर उसे हम निरंतर उपयोग करते हैं तो एक समय पे वो समाप्त हो जाएगा, और समाप्त हो जाएगा तो उसको बनाने में लाखों वर्ष लगेंगे। उस चीज को क्या बोलते हैं? हम अनवनीकरण। और नवनीकरण की बात करते हैं तो उसे हम बना सकते हैं। तो जैसे आपका कोयला जो है एक बार समाप्त हुआ तो वो जल्दी बनेगा नहीं। आपका नाभिकीय ईंधन की बात करते हैं, ये जल्दी समाप्त हुआ तो बनेगा नहीं। पेट्रोलियम जल्दी समाप्त हुआ तो बनेगा नहीं। तो इन तीनों में से जो है आपका कोई भी नवनीकरण नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा ई इसका सही। देखते हैं नवनीकरण कौन सा संसाधन है। तो नवनीकरण ऊर्जा की बात करते हैं तो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। प्राकृतिक स्रोत मतलब समझिए जो सौर ऊर्जा है। क्या हम सौर ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं? नहीं। पवन ऊर्जा, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा और महासागरीय ऊर्जा। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भूतापीय ऊर्जा जो है अनवनीकरण है। नहीं, भूतापीय ऊर्जा जो है आपका नवनीकरण है, इसे ध्यान रखिएगा। इसे हम आसानी से बना सकते हैं। जल विद्युत को बना सकते हैं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब हमारे नवनीकरण के स्रोत हैं। नीचे देख लिया आपको, कोयला, नवीकीय ईंधन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब अनवनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। और इन एक बार इनका समाप्त हो जाने पे हमें बनाने में लाखों साल लग जाएंगे, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पूछ रहा है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। प्रमुख घटक के बारे में पूछा है तो बायोगैस का प्रमुख घटक जो है आपका मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला भी पूछता है CH4, इसे ध्यान रखिएगा। प्रमुख घटक में आपका मीथेन आ जाएगा। नीचे एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है, ध्यान रखिएगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि भी पाए जाते हैं। तो आपका बीपीएससी में कैसे क्वेश्चन बन सकता है? आपको पता ही है कि बीपीएससी जो है डी ऑप्शन को बहुत ही ज्यादा मानता है। तो ऐसा कुछ दे देगा, आपका मीथेन तो देगा ही, साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी ऑप्शन में दे देगा, तब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आप इसके साथ रखिएगा कि बायोगैस में जो है मुख्य घटक तो मीथेन है, उसके साथ साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि भी पाए जाते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। देखते हैं कि बायोगैस एक नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसे हम बना सकते हैं, इसे हम निरंतर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको बनाने में हमें लाखों साल नहीं लगेंगे, इसलिए ये नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ के टूटने से उत्पन्न होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। यानी कि गैर परंपरागत स्रोत मतलब समझ लीजिए कि गैर परंपरागत का मतलब यही है कि ये नवीनीकरण है, और यदि केवल परंपरागत बोले तो वो अनवीनीकरण है। परंपरा से चला आ रहा है ये चीज बोला जाता है, यानी कि परंपरा से चला आ रहा है, उससे ध्यान रखिएगा कि परंपरागत स्रोत जो है वो आपका अनवीनीकरण है, और गैर परंपरागत की बात करते हैं तो ये नवीनीकरण स्रोत है। तो इसमें आपसे पूछा है गैर परंपरागत के बारे में, तो ऊपर आपको बताया गया कि बायोगैस एक नवीनीकरण स्रोत है और आपका भूतापीय ऊर्जा भी नवीनीकरण स्रोत है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा दोनों को हम बना सकते हैं और निरंतर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा जो है स्रोत प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया आपको, जिन्हें हम नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि सब पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जबकि आपका परमाणु ऊर्जा जो है परंपरागत स्रोत है। इस प्रकार आपका डी जो होगा उत्तर होगा। परमाणु ऊर्जा हुआ, कोयला, प्राकृतिक गैस, आपका नाभिकीय ईंधन, ये सब जो है पेट्रोलियम, ये सब आपका अनवीनीकरण स्रोत है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है, यानी कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है और दूसरे स्थान पे आपका चीन आ जाता है। देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा ऑक्साइड उत्पादक देश है। क्या ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक देश है। चीन जो है बॉक्साइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जैसा कि ऊपर बताया गया आपको कि चीन जो है आपके दूसरे स्थान पे है और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो आपका पहले स्थान पे है। बात कर लेते हैं तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम और गैलियम का अयस्क है। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपसे एग्जाम में। एल्युमिनियम तो पूछता ही है, लेकिन आपका गैलियम भी दे सकता है क्योंकि ये बीपीएससी है, और जब गैलियम दे देगा तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आप एल्युमिनियम और गैलियम दोनों की याद रखिएगा कि ये बॉक्साइट के अयस्क हैं। देखते हैं कि बॉक्साइट जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी चट्टानों मतलब जैसे हमारी अग्नेय चट्टानें हैं, ये अग्नेय चट्टाने के अपरदन और अपक्षय के कारण जो है वो जो है हमारी ये चट्टान इकट्ठा होती जाती हैं। अपक्षय अपरदन के कारण जो है ये चट्टानें जो है इकट्ठा होती जाती हैं, परत दर परत दर परत दर। इनके अंदर जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु दबते जाते हैं उन्हें ही हम अवसादी चट्टान बोलते हैं। तो अवसादी चट्टान में जो है हमारा बॉक्साइट पाया जाता है। उल्लेखनीय है कि उड़ीसा, जो भारत का उड़ीसा है, वो सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। जैसा कि आपको बताया गया था भूगोल वाले क्लास में जो चल रही थी आपकी सीरीज, उसमें आपको खनिज से संबंधित सारी जानकारी दी गई है कि कौन से राज्य में कौन सा खनिज पाया जाता है, आप उसे भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है। तो आपका गैर नवीनीकरण। गैर नवीनीकरण मतलब अनवीनीकरण की बात कर रहा है, जिसे हम निरंतर इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। बोल रहा है कि जीवाश्म ईंधन जो है वो गैर नवीनीकरण प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है। जो संसाधन निरंतर उपयोग के बाद समाप्त हो सकते हैं वे गैर नवीनीकरण कहलाते हैं। यानी कि इनका जो है हम निरंतर इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि हम इनका निरंतर इस्तेमाल करते हैं तो एक वक्त पे आके ये समाप्त हो सकते हैं, और समाप्त हो जाने के बाद इनको बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं। यानी कि ज्योग्राफी में काफ़ी साल का मतलब है कि लाखों वर्ष लग जाते हैं। देखते हैं कि ये पृथ्वी पर सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और इनका उपयोग जो है अस्थायी रूप से नहीं किया जा सकता। यानी कि इनको आप निरंतर इस्तेमाल नहीं कर सकते। उदाहरण में आपका जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, जैसे आपका जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब आ जाते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है। तो आपका जो है महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक आपका सिलिका और मैग्नीशियम है। इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पिछली बार बना था। आपका किसी सागर यानी कि किसी महासागर की ऊपरी परत को ही महासागरीय परपटी कहते हैं। यानी कि कोई महासागर है, उसका ऊपर वाला जो लेयर होता है उसे ही हम महासागरीय परपटी कहते हैं। और वो किससे बना होता है, तो आपका सिलिका और मैग्नीशियम से। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। महासागरीय परपटी में पाए जाने वाले मुख्य खनिज घटक आपका सिलिका और मैग्नीशियम, जैसा कि आपको बताया गया। और देखते हैं इसकी मोटाई के बारे में बात कर लेते हैं। महासागरीय परपटी की मोटाई के बारे में बात करते हैं तो 5 से 10 किलोमीटर तक पाई जाती है। और इसमें है जो कायांतरिक चट्टानों का अभाव पाया जाता है। कायांतरिक चट्टानों मतलब जो आपका आग्नेय और अवसादी चट्टानों के प्रास और प्रेशर और दाब के कारण जो बनता है, काफ़ी तापमान, प्रेशर और दाब के कारण जो बनता है, उसे हम कायांतरिक चट्टान बोलते हैं। कैसे निर्माण होता है, अगर क्वेश्चन आया तो इसको समझा दिया जाएगा। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए। देखते हैं इसके विपरीत। महाद्वीपीय भूपर्पटी में लावा, राख, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर कायांतरिक चट्टानों की प्रधानता। महाद्वीपीय भूपर्पटी में आपका कायांतरिक चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। अगर यही क्वेश्चन पूछते कि महासागरीय परपटी में कायांतरिक चट्टानों की प्रधानता होती है या अभाव, तो आप अभाव टिक मारेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपका भूपर्पटी की बात करते हैं, महाद्वीपीय भूपर्पटी की थी, इसकी चौड़ाई जो है, अरे सॉरी, मोटाई जो है आपकी 30 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। और बात करते हैं इनके महाद्वीपीय भूपर्पटी के प्रमुख खनिज के बारे में, तो आपका सिलिका और मैग्नीशियम, सॉरी, सिलिका और आपका एल्युमिनियम होता है, ध्यान रखिएगा। और महासागरीय परपटी की बात करते हैं तो ये सिलिका और मैग्नीशियम होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान रखिएगा, महाद्वीपीय भूपर्पटी का मुख्य खनिज जो है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, सिलिका और एल्युमिनियम, ठीक है। और महासागरीय की बात करते हैं तो आपका सिलिका और मैग्नीशियम, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है देखने वाले हैं मानव प्रजातियों के बारे में कि कौन कौन सी है। आदिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती हैं? तो आपका अनौपचारिक बस्ती के नाम से जानी जाती हैं। देखते हैं आगे इसके बारे में। देखिए क्या बोल रहा है कि आपका आदिवासी जो बस्तियों को अनौपचारिक बस्ती के नाम से जाना जाता है। अनौपचारिक बस्ती मतलब समझिए कि वहाँ पे आपका गरीबी स्तर ज़्यादा, वो फुटपाथ वाले एरिया में रहते हैं। फिर आपका फुटपाथ पे जैसे होते हैं ना बहुत गरीब लोग, तो फुटपाथ वाले क्षेत्र में रहते हैं। वहाँ पे साक्षरता का अभाव होता है, अपराध ज़्यादा होती है वहाँ पे। सुविधा में आपका जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ये सारी सुविधा वहाँ पे नहीं मिल पाती है, उन्हें अनौपचारिक बस्ती कहते हैं। वर्तमान में लगभग विश्व में लगभग अरबों लोग जो है अनौपचारिक बस्ती में रहते हैं। जैसे फुटपाथ एरिया पे अनौपचारिक बस्तियों को औपचारिक कानूनों और नियमों के बाहर बने खराब गुणवत्ता वाले घरों या झोपड़ियों द्वारा परिभाषित किया जाता है, मतलब परिभाषित किया जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे फुटपाथ वाले एरिया में बस शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी अधिक मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब की सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। वहाँ पे गरीबी जो है अधिक पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जीवाश्म के आधार पे जो है मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो आपका जो है रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका की बात करते हैं। तो अफ्रीका की जो है रिफ्ट वैली जो वहाँ पे मानव उत्पत्ति का केंद्र पाया गया। देखते हैं इसके बारे में। बोल रहा है कि जीवाश्म के आधार पे मानव की उत्पत्ति लगभग 25 लाख वर्ष पहले, कितना 25 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक बानरों के एक जीन्स से हुआ। ध्यान रखिएगा, नाम काफ़ी कंफ्यूजन तरीके से नाम दिया है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस बानरों के जीन्स से हुआ, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इन जीवाश्मों को पूर्वी अफ्रीका एवं अफ्रीका की रिफ्ट घाटी क्षेत्र से प्राप्त किया गया। किसको? इन जीवाश्मों को जो है अफ्रीका की पूर्वी अफ्रीका एवं अफ्रीका की रिफ्ट घाटी से प्राप्त किया गया। और बानरों का कौन सा जीन्स है ये भी नाम ध्यान रखिएगा, काफ़ी कंफ्यूजन नाम दिया है तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका जनसंख्या घटने से मानव भूमि का अनुपात क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? तो बढ़ता है। जमीन नहीं बढ़ता है, मानव भूमि का अनुपात बढ़ता है। यानी कि जैसे आपकी जनसंख्या अगर कम होती है, किसी जनसंख्या में एक समय बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और वहाँ पे अगर जनसंख्या घटने लगती है तो वहाँ पे जनसंख्या घटेगी तो यानी कि भूमि का अनुपात बढ़ेगा। भूमि नहीं बढ़ जाएगी, जमीन स्तर नहीं बढ़ जाएगा, आपका भूमि का अनुपात बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा। देखते हैं इसके बारे में। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि जनसंख्या घटने से मानव भूमि का अनुपात बढ़ता है। विभिन्न देशों की जनसंख्या की तुलना में सामान्यतः उन देशों के जनसंख्या के घनत्व के अनुपात के रूप में की जाती है। यानी कि विभिन्न देशों की जनसंख्या की तुलना जो है सामान्यतः उन देशों के जनसंख्या के घनत्व के अनुपात में की जाती है। इस विधि में मनुष्य और भूमि के अनुपात को ध्यान में रखते हुए तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या के वितरण को देश के क्षेत्रफल के समान रूप से आपका वितरित मानते हुए प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितनी जनसंख्या समाहित होती है के अनुसार गणना की जाती है। उसी सिंपल भाषा में जैसे आपको समझाया गया वही बात यहाँ पे बोल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कृषि एवं पशुपालन के बारे में। तो सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। सुनहरा रेशा क्या है? तो पटसन को ही हम सुनहरा रेशा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, सुनहरा रेशा जो है का अभिप्राय पटसन से है। सबसे सस्ता प्राकृतिक रेशा होने के कारण जो है जूट को सुनहरे रेशे से अभिहित किया जाता है। सबसे सस्ता जो है प्राकृतिक रेशा, ठीक है, क्या है? तो जूट, इसे भी ध्यान रखिएगा। सबसे सस्ता प्राकृतिक रेशा कौन है? क्वेश्चन बन सकता है, तो वो आपका पटसन होगा, यानी जिसे हम सुनहरा रेशा कहते हैं। बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। ये भी ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल जो है वो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। बलूचिस्तान में जो चलवासी होते हैं यानी कि खाना बदोश की बात कर रहा है, उनका तंबू को हम क्या बोलते हैं? तो उनके तंबू को जो है हम किजसी क्या बोलते हैं? किजसी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, बलूचिस्तान में चलवासी खाना बदोश की बात करते हैं। तो खाना बदोश से तात्पर्य उन लोगों से है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे विचरण यानी कि घूमकर अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। ने ध्यान रखिएगा, बलूचिस्तान में चलवासी तंबू को हम किजसी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थानांतरणशील कृषि के बारे में बोल रहा है कि कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म बताइए। तो चेना की बात करते हैं तो चेना जो है आपका बांग्लादेश में नहीं श्रीलंका में बोला जाता है। मिल्पा की बात करते हैं तो मिल्पा जो है आपका मैक्सिको वाले यानी कि सेंट्रल अमेरिका यानी कि मध्य अमेरिका वाले क्षेत्र में बोला जाता है, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। और आपका लद्दाख की बात करते हैं तो ये मलेशिया और इंडोनेशिया में बोला जाता है, ये बिल्कुल सही है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं, स्थानांतरणशील अथवा झूमिंग कृषि को मलेशिया और जावा यानी कि इंडोनेशिया में ही जो जावा द्वीप है उसी की बात कर रहे हैं, मैं लद्दाख के नाम से जाना जाता है। यानी कि मलेशिया और इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में हम स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं, लद्दाख बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इससे। और इसे श्रीलंका में चेना यानी कि ध्यान रखिएगा बांग्लादेश में चेना नहीं श्रीलंका में बोला जाता है। और मैक्सिको में मिल्पा या कोनूल या फिर कोमिले, थाईलैंड में इसे तमराई बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। म्यांमार में इसे तुंग्या, और कांगो जो अफ्रीका का देश है कांगो में इसे मसूने आदि नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि को निम्नलिखित नामों से बुलाया जाता है, देख लेते हैं। निम्नलिखित नामों से बुलाया जाता है, देखिए वेवर आपका बोल रहा है कि वेवद दिहार जो बात कर रहा है कि ये बुंदेलखंड में इसको जाना जाता है क्या। और दीपा नाम से आपका बस्तर जिला जो छत्तीसगढ़ का जिला है वहाँ पे दीपा के नाम से जाना जाता है। अब फिर आपका बोल रहा है कि बत्रा की बात करते हैं तो आपका दक्षिण पूर्व राजस्थान वाले क्षेत्र में जाना जाता है। पोंडू की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में। कुमारी की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट यानी कि केरल वाला क्षेत्र जो है वहाँ पे कुमारी के नाम से। एग्जाम में आपका यही पूछता है कि कुमारी तो पश्चिमी घाट ही देता है, केरल भी ऑप्शन में दे सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब इसको ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है कि वेब दहियार ये बोला है बुंदेलखंड में पाया जाता है। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र जो आपका मालवा का पठार वाला क्षेत्र बघेलखंड बुंदेलखंड है वहाँ वाले क्षेत्र में आपका पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा आपका पूछ रहा है स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट के बारे में। तो स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट स्थलाकृतियाँ कैसी बनती है, तो ये आपका भूमिगत जल द्वारा यानी कि ये ना जो कास्ट प्रदेश होता है उस वाले क्षेत्र में बनती हैं। जैसे भूमि होता है तो ये आपका भूमि है, तो भूमि क्या है, जल जो है इनके अंदर रिसाव करती हैं। जहाँ पे कास्ट प्रदेश पाया जाता है वहाँ पे रिसाव करती हैं, तो ये अंदर जो है वो कंदराओं का ऐसे निर्माण करती हैं, गुफा टाइप का कंदरा का निर्माण करती हैं, ऊपर और नीचे ऐसे दोनों साइड, ध्यान रखिएगा। इसे मतलब हम पीडीएफ के इधर नहीं जा सकते इसीलिए आपको बता रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। तो एक कास्ट प्रदेश में जो है ना यहाँ से आपका जल स्रावित होता है और नीचे जाता है तो आपका ऐसे गुफा गुफा बनते जाता है, ठीक है। इसे हम अंधी घाटी जहाँ से जल प्रवेश करता है यानी कि भूमि में जहाँ कास्ट प्रदेश पाए जाते हैं इसे हम अंधी घाटी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जब जल प्रवेश करता है ना तो ये ऊपर गुफाओं को काटता है, तो इसमें ऐसे ना ऐसे बन जाता है आपका अपर्दन अपक्षय के कारण ऐसे गुफा कुछ लटकी लटकी से बन जाते हैं, इसे हम स्टेलेटाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेलेटाइट। और इन्हीं के रिसाव के कारण जो यहाँ पे टपकते टपकते जमाव होता है चूना पत्थरों का, तो ये नीचे भी ऐसे ही स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेलेमाइट कहते हैं। तो नीचे वाले क्षेत्र को स्टेलेमाइट, ऊपर वाले क्षेत्र को स्टेलेटाइट कहते हैं। और ये दोनों जब एक जगह मिल जाते हैं, ऊपर वाला ये कंदरा और नीचे वाली कंदरा जो मिल जाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे हम स्तंभ बोलते हैं यानी कि कंदरा स्तंभ बोलते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो कंदरा स्तंभ बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको समझा देंगे हम अलग क्लास में, इसको बोलेंगे तो ज्योग्राफी वाली क्लास में आप समझने की कोशिश करिएगा कि स्टेलेमाइट और स्टेलेटाइट जो है आपका भूमिगत जल द्वारा बनता है। और ये कहाँ पे ऐसी स्थलाकृतियाँ बनती है, कास्ट वाले प्रदेश में बनती हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, बोला है इसके बारे में, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि स्टेलेटाइट जो है कंदराओं के चूने युक्त जल के टपकने और कंदरा छत के सहारे चूने के जमाव के उल्टे स्तंभ रूपी संरचना के निर्माण से स्टेलेटाइट बनता है। ऐसे बोले ना कि ऐसे अपक्षय अपरदन के कारण ऊपर वाले क्षेत्र में ऐसे जमाव के कारण जो है ऐसे बन जाते हैं, क्या ऐसा क्षेत्र बनता है, इसे स्टेलेटाइट कहते हैं। स्टेलेमाइट की बात करते हैं तो स्टेलेमाइट जो है आपका कंदरा की छत, बात करते हैं स्टेलेमाइट के कंदराओं की छत से फर्श पर टमकने वाले चूना
चूना मिश्रित जल से निर्मित स्तंभ रूपी संरचना को हम स्टेलेमाइट कहते हैं। ये नीचे वाले क्षेत्र को जो जमाव के कारण उठ जाता है और एक स्तंभ पे जाके मिल जाता है, तो इसे हम कंदरा स्तंभ कहते हैं। इसे हम स्टेलेटाइट कहते हैं, सॉरी स्टेलेमाइट कहते हैं। नीचे वाले क्षेत्र को स्टेलेमाइट और ऊपर वाले ऐसे क्षेत्र को जो हम स्टेलेटाइट कहते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, हम समझाने की कोशिश किए हैं, आई होप आप समझे होंगे अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि जब किसी स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट जो है आपस में मिल जाती हैं तो उस संरचना को हम कंदरा स्तंभ बोलते हैं। जैसे कि आपका ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है और नीचे वाला जो क्षेत्र जमाव के कारण ये जो मिलते हैं, इसे हम कंदरा स्तंभ बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। रोहतास पठार और आपका कटुमसर गुफा और चित्रकूट आदि जो है ये कंदराएं, यहाँ पे जो है कंदराएं पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। रोहतास पठार, आपका कटुमसर गुफा और चित्रकूट आदि, ध्यान रखिएगा। कहाँ कहाँ मिलती है इसे ये ध्यान रखा करिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपका खोजकर्ता और जन्म स्थान के बारे में बोला है कि ये खोजकर्ता का जन्म स्थान कहाँ पे है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में बात करते हैं हम। तो ये जो है आपके कहाँ के हैं, तो ये आपके इटली के हैं। इनका जन्म स्थान कहाँ पे, इटली पे। जैक्स कार्टियर की बात करते हैं तो इनका जन्म स्थान फ्रांस में है। और सर फ्रांसिस ड्रेक की बात करते हैं तो ये यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के हैं। और फर्डिनेंड मैगलन की बात करते हैं तो इनकी बात करते हैं तो ये पुर्तगाल के हैं। इन्हें ध्यान रखिएगा। देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि इन लोगों ने किस चीज़ की खोज किया। तो ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस साहब थे, ये जो बोला जाता है कि ये जो भारत की खोज करने के लिए निकले थे, तो ये क्या किए कि ये अमेरिका वाले क्षेत्र में पहुंच गए। उनको लगा कि वो भारत वाले क्षेत्र में पहुंच गए और वहाँ के लोगों को इन्होंने रेड इंडियन बोला था। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। किसने, तो क्रिस्टोफर कोलंबस साहब। जैक्स कार्टियर की बात करते हैं तो बोला जाता है कि ये जो है सेंट लॉरेंस नदी और सेंट लॉरेंस की जो खाड़ी है उसकी खोज किए थे। जो उत्तर अमेरिका वाला क्षेत्र है उसके कनाडा वाले क्षेत्र में आपको सेंट लॉरेंस और सेंट लॉरेंस की खाड़ी जो है मिल जाएगी। सेंट लॉरेंस नदी और सेंट लॉरेंस की खाड़ी जो है आपको कनाडा वाले क्षेत्र में मिलेगी। उन्हीं को बोला जाता है कि ये उनको मतलब उस चीज़ का क्षेत्र का खोज करने का श्रेय जो है जैक्स कार्टियर साहब को जाता है। और कहाँ के हैं, ये फ्रांस के हैं। ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आपका सर फ्रांसिस ड्रेक के बारे में। तो बोला जाता है कि जितने भी हमारा महाद्वीप है, तो ये क्या कहते हैं, इनको बोला जाता है ना कि ये पूरे महाद्वीप यानी कि पूरी दुनिया को घूमने वाले पहले अंग्रेज इनको बोला जाता है कि ये सारी द्वीपों को ऐसे घूमे। और इनको बोला जाता है कि ये पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाले पहले अंग्रेज थे। ध्यान दीजिए, पहले अंग्रेज थे। पूरा दुनिया का भ्रमण करने वाले पहले अंग्रेज थे, इन्हें ध्यान रखिएगा। और फिर फर्डिनेंड मैगलन की बात करते हैं तो देखते हैं ये जो है आपका, जैसे ये आपका जो, एक मिनट, ये आपका दक्षिण अमेरिका वाला ऐसा क्षेत्र है ना, यहाँ पे ये मुख्य भूमि है, ठीक है। और इसके नीचे जो है आपका बात करते हैं एक क्षेत्र पड़ता है, द्वीप पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप। क्या, टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप बोलते हैं। और ये जो है दक्षिण अमेरिका का जो मुख्य भूमि क्षेत्र है। तो इसी के बीच जो है वो मैगलन जल संधि पाई जाती है। क्या, मैगलन जल संधि पाई जाती है, जो आपका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसी जल संधि की खोज का श्रेय इनको जाता है। किसको, फर्डिनेंड मैगलन। शायद इनका नाम भी इसी कारण पड़ गया होगा, मैगलन। मैं बता नहीं सकती, लेकिन आप मैगलन से याद रख सकते हैं कि मैगलन जो है संधि की खोज जो है फर्डिनेंड मैगलन ने किया था। ध्यान रखिएगा। और ये किसको जोड़ता है, तो आपका अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मिलान कर लेते हैं इसमें। देखिए आपका जो है क्रिस्टोफर कोलंबस साहब जो थे वो इटली के थे, तो पहला का आपका 3 आ जाएगा। जैक्स कार्टियर साहब की बात करते हैं तो ये फ्रांस के थे, तो आपका बी का 4 आ जाएगा। सर फ्रांसिस ड्रेक की बात करते हैं तो ये यूनाइटेड किंगडम के थे, सी का आपका 2 आ जाएगा। और फर्डिनेंड मैगलन की बात करते हैं तो ये पुर्तगाल के थे, तो आपका डी का 1 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखते हैं आपका ये 69वीं बीपीएससी में पूछा था, तो बीपीएससी में भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि आपका थांडी ग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है, तो आपका म्यांमार वाले क्षेत्र में मनाया जाता है। थांडी ग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव जो है म्यांमार में मनाया जाता है।
बात करते हैं तो थांडी ग्यूट महोत्सव को म्यांमार का प्रकाश महोत्सव कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, म्यांमार का प्रकाश उत्सव कहा जाता है इसे। और जो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा कि जो म्यांमार का प्रकाश महोत्सव किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में आपका थांडी ग्यूट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और म्यांमार के लोग जो है हर साल पूर्णिमा के दिन यह त्यौहार मनाते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा, किस दिन, पूर्णिमा के दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। और इसे जो है म्यांमार का प्रकाश महोत्सव भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है, तो आपका समुद्र तल का फैलाव। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया जो है समुद्र तल का फैलाव है। सामान्य स्थिति में समुद्र तल का फैलाव जो है महाद्वीपीय भूमि के दरार के रूप में शुरू होती है। क्या होता है आपका सामान्य स्थिति में समुद्र तल का फैलाव जो है महाद्वीपीय भूमि के दरार से शुरू होती है। 1960 के दशक के शुरुआत में भूवैज्ञानिक हैरी एस ने समुद्र तल के फैलाव की परिकल्पना को रखा। क्या 1960 के दशक में भूवैज्ञानिक हैरी हेस जो हैं वो समुद्र तल के फैलाव की परिकल्पना को रखा। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से दशक में जो है हैरी हेस ने समुद्र तल के फैलाव की परिकल्पना को रखा। या फिर ये भी पूछ सकता है कि 1900 अरे हैरी हेस ने पूछ सकता है कि 1960 में हैरी हेस ने कौन सी परिकल्पना प्रस्तुत की थी, यानी कि कौन सी परिकल्पना को रखा था। तो आपका समुद्र तल का फैलाव कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं तो जिसमें मध्य सागर की चोटियां पर बेलास्टिक मैग्मा से समुद्र तल का निर्माण शामिल था। ध्यान रखिएगा। कटक के कटक के सॉरी कटक के हर तरफ समुद्र तल कटक गहरे समुद्र की खाइयों की ओर बढ़ता रहा, जिससे जो है वो जलमग्न हो जाता है। जब बात करते हैं जब जल यहाँ से गहरे समुद्र की तरफ चला जाता है तो यहाँ नई परत का निर्माण होता है। चूंकि यह प्रक्रिया चलती रहती है जिससे आपकी नई परतें बनती हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम देखने वाले हैं जनसंख्या नगरीकरण के बारे में। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या यानी कि एसटी की बात कर रहा है अधिकतम है। तो ये आपके मिजोरम वाले क्षेत्र में है। यदि जनजातीय संख्या की बात कर दे, जनजातीय संख्या कितनी है, तो आपका जो है परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे नहीं पूछा है, तो आपका उत्तर पूर्वी राज्य लिख दिया है, तो ये आपका मिजोरम होगा। यदि उत्तर पूर्वी राज्य ना पूछे और जनसंख्या के आधार पे बस जनजातीय संख्या पूछे कि कहाँ पे ज्यादा है, तो आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा। और यदि परसेंटेज में पूछ दे तो आपका पहले स्थान पे हमारा मिजोरम आता है। 94.4% के साथ जो है मिजोरम आपका जनसंख्या उत्तर पूर्वी राज्य में पहले स्थान पे है। मेघालय दूसरे स्थान पे 86.1% के साथ। नागालैंड जो आपका है 86.5% के साथ ये तीसरे स्थान पे आ जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको उत्तर पूर्वी दे दिया है, नहीं तो परसेंटेज के हिसाब से पूछता तो मिजोरम आपका पहले स्थान पे, और यदि संख्या के हिसाब से पूछेगा तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एसटी रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे ही एससी की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करते हैं, तो आपका परसेंटेज के हिसाब से पंजाब में अधिक है जनसंख्या एससी कास्ट की, और यदि संख्या के हिसाब से बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश आपका पहले स्थान पे है। इसी तरह इसे भी ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, परसेंटेज के हिसाब से जो है एसटी की जनसंख्या जो है मिजोरम में सबसे ज्यादा है, और यदि संख्या पूछे तो आपका मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। और दूसरे स्थान पे आपका परसेंटेज के हिसाब से मेघालय आ जाता है 86.1% के साथ, और तीसरे स्थान पे आपका नागालैंड आ जाता है 86.5% के साथ। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर आपका कम हो और मृत्यु दर अधिक हो, तो जनसंख्या क्या होगी, घटेगी। जनसंख्या घट जाएगी यदि आपका जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो। यदि जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम होती है तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि होती है। यानी कि अगर आपका जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम होती है तो जनसंख्या वृद्धि होती है, न कि कम होती है। यदि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी जनसंख्या ना घटती ना बढ़ती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक क्या क्या हैं, तो आपका जन्म, मृत्यु और प्रवास। यदि किसी का जन्म होता है तब भी हमारे जनसंख्या में परिवर्तन होगा,
किसी की मृत्यु होती है तब भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा, और हम एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते हैं किसी और देश में, तो ये प्रवास के कारण भी हमारे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। देखते हैं इसके बारे में। जन्म, मृत्यु, प्रवास, जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। ये तीनों कारक जो है जनसंख्या अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है। नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा है कि कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं आप देखते हैं ऊपर। आप जो है इसे जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आपका जितना भी जो है कुल जनसंख्या है एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को हम जनसंख्या घनत्व बोलते हैं, कि 1 किलोमीटर में कितने दूर लोग रहते हैं उन्हें हम जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर व्यक्त किया जाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। जैसे हम बताएं कि आपका 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसे हम जनसंख्या घनत्व बोलते हैं, तो प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पे व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल बोल रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। मतलब बोल रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है। तो इससे पहले आप देखे होंगे कि एक इंडेक्स की वीडियो बनी है, उसमें आपका जितना भी रिपोर्ट है सब करा दिया गया है। तो आपको उसमें बताया गया था कि ये की जाती है आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। इसका ये भी बताया गया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है आपका 1971 में हुई थी, और इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ये भी ध्यान रखिएगा। ये आपको इंडेक्स वाली क्लास जाके देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में। तो आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, और वर्ष 2024 में इसका संस्करण जो था 18वां था। ये सब वहाँ पे बताया गया है, जिसमें भारत का स्थान 146 देशों में से 129वां रहा है। आइसलैंड लगातार जो है 15वें वर्ष से शीर्ष स्थान पे बना है। तो 146 देशों की रिपोर्ट जारी हुई ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें से भारत का स्थान जो है आपका 129 है। और आइसलैंड की बात करते हैं तो 15 वर्ष से ये लगातार जो है पहले स्थान पे बना हुआ है। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 69वीं बीपीएससी में पूछा था। तो ये इसमें ऑप्शन में कहीं भी ऐसे सही नहीं दिया था, इसलिए इसका ऑप्शन जो मतलब आंसर जो है उसने सही नहीं किया था। बताया गया है एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, उन्होंने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। तो देखिए, बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या 58,54,510 है। यहाँ पे आपको कहीं भी दिख रहा है उतना 58,54,510 कहीं भी दिख रहा है? कहीं नहीं है, इसीलिए इसका आंसर नहीं माना गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है गया जिले की जनसंख्या जो है आपका 43,91,418 थी। 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था। 2011 के अनुसार जो है गया आपका 5वां जिला जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला 5वां जिला था। कौन सा? गया, जिसकी जनसंख्या कितनी थी? तो 43,91,918। और वर्तमान की जनसंख्या पूछे तो 58,54,510। ये ध्यान रखिएगा। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो पटना था, 2011 की जनगणना के हिसाब से आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो था 58,38,465 के साथ जो पटना था। वर्तमान में भी पटना ही आयोग द्वारा यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। ये देखिए बता दिया गया है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पूछ रहा है कि शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये, कि यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। क्या 10,000 पे की जाती है या फिर 1,000 पे की जाती है? ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 10,000 दिया है, 1,000 पे की जाती है, प्रति 1,000 पे गणना की जाती है, न कि 10,000 पे। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड देखते हैं कि वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर जो थी 189.6 थी, तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड बोल रहा है कि वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी।
तो ये भी सही है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो दूसरा और आपका सेकेंड और थर्ड दोनों सही है। फोर्थ देखते हैं कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यानी कि आरजीआई के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में जो है सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। नहीं, ये गलत बोल रहा है। उत्तर प्रदेश जो था वो नहीं था, आपका मध्य प्रदेश एमपी जो था वो पहले स्थान पे था, इसे ध्यान दीजिएगा। देखते हैं नीचे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी केवल सेकेंड और थर्ड सही हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ सही नहीं होगा। देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि शिशु मृत्यु दर के बारे में सही कथन इस प्रकार है। शिशु के जन्म दर से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना जो प्रति 1000 जीवित जन्मों व्यक्त पे की जाती है। 1000 पे वहाँ पे 10,000 आपका दिया है। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर इतनी थी, 189.6 थी, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सही है। और वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी, ये भी सही है। और देखते हैं, ये देखिए आपका यहाँ पे दिया है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो आरजीआई के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है इसके द्वारा के बुलेटिन के अनुसार ये निकाली जाती है जनसंख्या की रिपोर्ट जो है। मध्य प्रदेश 2019 में जो है सबसे अधिक मृत्यु दर था। कहाँ शिशु का जो मृत्यु दर था 2019 में वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में था, पहले स्थान पे। तो कितना था, तो आपका ध्यान दीजिए, आपका जो है 1000 पे 48 बच्चे जो है वाला ये राज्य बना, जो 1000 पे 48 बच्चों की मृत्यु होती थी। तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पे था 2019 में, ध्यान दीजिएगा, वहां पे उत्तर प्रदेश दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। तो नगरीकरण सर्वाधिक है तो आपका गोवा पहले स्थान पे दिया है। तो गोवा की जनसंख्या जो है कम है, तो परसेंटेज में आपका पहले स्थान पे हो जाता है। यदि संख्या के हिसाब से पूछे तो महाराष्ट्र आपका पहले स्थान पे होगा। देखिए यहाँ पे देखते हैं, गोवा राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक 62.2% है। एक समान सिविल संहिता लागू होने वाला राज्य भी गोवा है। कहाँ पे, जहाँ समान यानी कि जो आर्टिकल नंबर 44 में दिया गया है समान सिविल संहिता के बारे में, वो लागू करने वाला राज्य भी गोवा है। क्षेत्रफल के मामले में गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, भारत का सबसे छोटा राज्य है यह, एवं यह सबसे छोटी समुद्री तट रेखा वाला राज्य भी है, यानी कि सबसे छोटा समुद्र से जिसका तट लगता है वो भी गोवा है। और नगरीकरण सर्वाधिक आपका जो है वो गोवा में है। तो देखिए गोवा में जनसंख्या ज़्यादा है, तो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो नगरीकरण आपका सर्वाधिक गोवा में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और संख्या पूछते कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा संख्या वाला नगरीकरण है, तो आप महाराष्ट्र को पहले स्थान पे, क्योंकि महाराष्ट्र की जनसंख्या जो है दूसरे स्थान पे है, और वहाँ के परसेंटेज को निकालेंगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं दिया है, केवल राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है, तो आप गोवा को पहले स्थान पे मानेंगे। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से गोवा पहले स्थान पे और संख्या के हिसाब से महाराष्ट्र है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पूछ रहा है कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आपका सीमित संसाधन के द्वारा निर्धारित की जाती है। देखिए कैसे, अब जब जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है और फिर धीरे धीरे रुक जाती है, तो ऐसी स्थिति को पारिस्थितिकीय तंत्र की वहन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, जब जनसंख्या धीमी वृद्धि हो जाती है और फिर धीरे धीरे रुक जाती है, ऐसी स्थिति को पारिस्थितिकीय तंत्र का वहन क्षमता कहते हैं। जनसंख्या की वहन क्षमता जो है पारिस्थितिकीय तंत्र के सीमित संसाधनों द्वारा निर्धारित की जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में देखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकीय पिरामिड किसमें पाए जाते हैं। तो आपका जीव भार का पिरामिड में जो है उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के पिरामिड पाए जाते हैं। देखते हैं इसके बारे में। जीव भार का पिरामिड उल्टा तथा सीधा दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कैसा, जीव भार के जो पिरामिड होते हैं वो उल्टा या सीधे दोनों हो सकते हैं। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ध्यान रखिएगा। चार्ल्स एल्टन, एवलिन हचिंसन तथा रेमंड लिंडमैन ने पारिस्थितिकीय पिरामिड के विकास में योगदान दिया है। ध्यान दीजिएगा कि ऊर्जा का पिरामिड जो है सदैव सीधा रहता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि एक खाद्य श्रृंखला में जो है कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा सबसे अधिक है।
तो एक खाद्य श्रृंखला में जो है पोषक स्तर का ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होगा, तो आपका जो है उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर में होगा। देखते हैं कैसे, यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की मात्रा उत्पादकों में सबसे अधिक होती है। ऊर्जा का जो है ऊर्जा का प्रभाव खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के माध्यम से होता है। यह ऊर्जा पौधों में विभिन्न कार्बनिक उत्पादों में संग्रहित रहती है। एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण ऐसे घास, जैसे हिरण जो है वो घास को खाएगा तो ऊर्जा इसमें ज़्यादा होगी, तो फिर हिरण में पहुंचेगा उससे कम ऊर्जा। फिर उसके बाद हिरण जो है हिरण को बाघ खाएगा तो हिरण से इसमें कम ऊर्जा पहुंचेगी। तो ऐसे ही खाद्य श्रृंखला ये चलती जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा किस में होता है, तो आपका प्रोड्यूसर वाले क्षेत्र में यानी कि उत्पादक वाले क्षेत्र में आपका सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है। तो आपका घास को हिरण खाएगा और हिरण को जो है वो बाघ खाएगा, तो पहला ही सही हो जाता है। घास क्या मछली खाएगी, घास मछली खाएगी और मछली को खाए तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपका घास को खरगोश और खरगोश को हाथी, ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला आपका सही है, ये आपका खाद्य श्रृंखला बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं। देखते हैं क्या बोल रहा है कि हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में जो है एसपीएम का प्रयोग होता है। किसका, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, तो एसपीएम का। तो एसपीएम से क्या तात्पर्य है, तो आपका निलंबित कणिका तत्व या कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का प्रयोग करते हैं। देखते हैं इसके बारे में, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम से तात्पर्य है निलंबित कणिका तत्व। यह जो है हवा में लटके हुए छोटे कण होते हैं। कौन सा, एसपीएम की बात कर रहा है कि यह जो है हवा में लटके हुए छोटे कण होते हैं। ये ठोस एवं तरल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है कि हवा में एसपीएम जो है हवा में लटका हुआ जो है एक छोटा कण होता है और ये ठोस और तरल दोनों प्रकार में हो सकते हैं। क्लियर नहीं दिख रहा होगा, हम ऐसे बताने की कोशिश किए हैं आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो गुंडई की बात करते हैं तो आपका गुंडई जो है तमिलनाडु में है। महावीर भगवान की बात करते हैं तो नहीं, देखिए महावीर भगवान की बात करते हैं तो ये बिहार वाले क्षेत्र में नहीं, ये आपका गोवा वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। ठीक है, और आपका ये भी हो जाएगा बालपक्रम की बात करते हैं तो ये भी मेघालय में है। तो ये दोनों सही है, कौन सा सही नहीं है, तो आपका जो है भगवान महावीर वाला ये गोवा वाले क्षेत्र में है, ना कि बिहार वाले। ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ नीचे दिया है कि गुंडई राष्ट्रीय उद्यान आपका चेन्नई तमिलनाडु में है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान आपका गोवा वाले क्षेत्र में है। बालपक्रम की बात करते हैं तो मेघालय में है। राष्ट्रीय उद्यान जो है भूगोल वाले चैप्टर में कराया गया है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, तो केरल में। ये तो सबको आता होगा। और कब इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया ये भी देख लीजिए। तो शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है और ये जो है पलक्कड़ जिले में स्थित है। किस जिले में, पलक्कड़ जिले में स्थित है। और वर्ष 1984 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, यानी कि नेशनल पार्क जो है 1984 ईस्वी में से घोषित किया गया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि अम्लीय वर्षा के प्रदूषक हैं। तो आपका ये हो जाएगा SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ये बीपीएससी में शायद इस बार क्वेश्चन जो बना था इसमें एक और ऑप्शन माना था, तो क्या मानता है क्या नहीं समझ नहीं आता है। तो देखिए इसमें क्या माना है उसने, ये 3.0 में ही क्वेश्चन हुआ था, जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें इसने SO2 दिया है। और शायद उनका जो आंसर किया आया था उसमें ऑप्शन नंबर उन्होंने डी माना था। तो देखते हैं इसके बारे में। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण जो है सल्फर डाइऑक्साइड है तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल के रूप में वर्षा में शामिल होते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो है 4.2 से लेके 4.4 तक होता है, इसे ध्यान रखिएगा। अम्लीय वर्षा जो है का पीएच मान के बारे में बात कर रहा है तो आपका जो है 4.2 से लेके जो है आपका 4.4 तक होता है। ध्यान दीजिएगा। और इसका मुख्य कारण किसको बताया है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का। एग्जाम क्या पूछे हैं, ये मुख्य कारण ही पूछे होंगे। देखिए अम्लीय वर्षा के प्रदूषक
पूछे हैं, मुख्य कारण नहीं पूछे, तभी इन्होंने क्या माना है, SO2 इसमें दिखाया। लेकिन जो आंसर किया आया था तो बहुत सारा उस पर विवाद हुआ था, शायद उसमें उन्होंने ऑप्शन नंबर डी माना था। तो आप अभी के लिए इसको ध्यान रखिएगा, और जैसा भी होगा आपको आगे बता दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में जो है पक्षियों के अधिकाधिक प्रजाति किस जंगल में निवास करती है। तो पर्वतीय क्षेत्र की बात कर रहा है, तो ये आपका जो है चीड़ के जंगल में भी निवास करती है और बाज के जंगल में भी निवास करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें दिया है पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों की अधिक प्रजाति बाज के जंगल में निवास करती है और चीड़ के जंगल में निवास करती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, तो किन्हें सुरक्षा दी जाती है, तो संपूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र को जो है वो राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जहाँ संपूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र को सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि एवं ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन सा आपका नेशनल पार्क के बारे में बात किया है, ये संपूर्ण जो है पारिस्थितिकीय तंत्र को सुरक्षा प्रदान करती है नेशनल पार्क। यह वनस्पति जात यानी कि पौधों को, प्राणी जात जीव जंतुओं को, दृश्य भूमि ऐतिहासिक वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है कि क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में जो है फ्लोरोकार्बन यानी कि CFC निर्मुक्त यानी कि निकलती है, निर्मुक्त होते हैं, तो निम्नलिखित में से क्या विनिष्ट होता है, यानी कि क्या नष्ट होता है। तो जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वातावरण में निकलता है तो आपका जो है ओजोन मॉलिक्यूल जो है वो नष्ट होते हैं। देखते हैं कि फ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन की बात कर रहा है। तो जब वातावरण में मुक्त होते हैं तो ओजोन अणुओं का क्षरण होता है। क्या, ओजोन अणु जो ओजोन पाए जाते हैं वहाँ हमारे क्षेत्र में, आपका 15 से 20 किलोमीटर वाले क्षेत्र में सप्ताह मंडल में जो ओजोन गैस पाए जाते हैं उनका क्षरण होता है। समताप मंडल में यह जो है 65 से 110 साल तक रह सकते हैं। कौन सा, ये इनकी बात कर रहा है फ्लोरोकार्बन का, कि समताप मंडल में जो है 65 से 110 साल तक रह सकते हैं। फ्लोरोकार्बन का व्यापारिक नाम जो है फ्रियॉन है, इसे भी ध्यान रखिएगा। CFCS का उपयोग जो है आपका 2/3 भाग जो है रेफ्रिजरेटर तथा जो 1/3 भाग जो है फोम इंसुलेशन के उत्पाद के रूप में किया जाता है। किसका, CFC के बात कर रहा है, का उपयोग जो है 2/3 जो है रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रीज में और तथा 1/3 भाग जो है फोम इंसुलेशन उत्पाद के रूप में किया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है कि ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है, तो कहाँ पे होता है, तो आपका ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा पे नहीं, ये आपका ऑप्शन नंबर ई होगा। ये आपका जो है अंटार्कटिक वाले क्षेत्र में जो है ज़्यादा स्पष्ट होता है, वहीं पे आपको देखने को भी मिला है। देखिए क्या बोल रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय विस्तृत रूप से होता रहता है, लेकिन यह जो है अवक्षय अंटार्कटिक क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ काफ़ी बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी पतली हो गई है। ओजोन छिद्र जो है पतली की ओजोन छिद्र पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल में पाया जाता है। बता, जैसे ये बोला जाता है कि ओजोन में छिद्र हो गया है, तो छिद्र होने का मतलब ये नहीं कि उसमें होल हो गया, यानी कि अंटार्कटिक जो क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे जो है वो ओजोन की जो लेयर है वो पतली होती जा रही है, उसे ही हम छिद्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो है आपका कहाँ देखने को मिलता है, तो अंटार्कटिक वाले क्षेत्र में। आगे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इकोसिस्टम में बैक्टीरिया जो है किस रूप में क्रियाशील होते हैं, तो अपघटक के रूप में क्रियाशील होते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था, तो ये जो भी क्वेश्चन बना है यहाँ पे लिखा गया है कि कहाँ पे कौन सा बना है, तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन गलत कर दिए थे इसका। तो इकोसिस्टम में बैक्टीरिया व कवक की बात कर रहे हैं,
तो अपघटक यानी कि मृतजीवी, ये जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं ना, मरे हुए चीज़ पे ये जीते हैं और उस पे ही अपना जैसे जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे अपघटक के रूप में कहलाते हैं। तो मृत जीवों को चीज़ों को ये खा के जो है जीवित रहते हैं। ये पोषण के लिए एक मित्र कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग जो किसने किया था, तो एजी टांसले जी द्वारा किया गया था। इन्होंने 1935 में जो है वो इकोसिस्टम शब्द का जो है प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है किस वर्ष की गई। तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो आपका 1906 में किया गया था। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है देहरादून में सन 1906 में की गई थी, जिसे वर्तमान में वन अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। किसे? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को जो है वर्तमान समय में वन अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। यह संस्थान न केवल भारत अपितु पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वैज्ञानिक वनिकी के विकास का पर्याय है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, यानी कि इसमें से पूछा है तो दिया है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आपका फिर आ जाता है आपका हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सब जो है प्राथमिक प्रदूषक है, ना कि द्वितीयक प्रदूषक। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। देखते हैं कि वे प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों और अन्य वायुमंडलीय घटकों के बीच जो है परस्पर क्रिया के कारण बनते हैं, उसे द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप आपका देखिए पेन आ जाता है, फिर प्रकाश, रासायनिक धुंध, ओजोन। ओजोन भी आपका जो है द्वितीयक आपका ओजोन की बात करते हैं तो द्वितीयक प्रदूषक के रूप में है। और अम्ल वर्षा जो है ये भी द्वितीयक प्रदूषक के रूप में है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है द्वितीयक प्रदूषक और प्राथमिक प्रदूषक से। तो देखिए वे प्रदूषक जो स्रोत सीधे वायुमंडल में प्रवेश करता है प्राथमिक प्रदूषक कहलाता है। उदाहरण में आपका CO2, CO, HF, SCF, SCS इत्यादि इस प्रकार के गैस जो है आपका प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो चलिए हम अपने क्लास को कल इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, तो बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। और ये प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन सीरीज है, इसको पूरा हम करा देंगे। तो चलिए सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 2-4 बार रिपीट करके इस क्लास को देख लेंगे तो आपको बिल्कुल ये रट जाएगा, क्वेश्चन याद हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है बीपीएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है डायरेक्ट बनता है यहाँ से, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन जो ऑप्शन सहित दे देते हैं। तो आप लोग अपना टेस्ट भी देते रहिएगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टेस्ट चल रहा है आपका एप्लीकेशन पे, आप लोग 40 नंबर की तैयारी भी कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट का भी तैयारी कर सकते हैं। आपको ये भी पता होगा हूबहू क्वेश्चन ऑप्शन सही जो बीपीएससी उठा के दे देता है, जो सर के टेस्ट से होता है। तो चलिए सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।